वेलकम। ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सोशल स्टडीज स्टैंडर्ड 9 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 13 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम पार्ट 1 में हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और जिन्होंने नहीं करा है वो अभी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारे को भी एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आने के लिए। इंडिया जो है वो एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है दुनिया में। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे कल्चर जो है वो सबसे पुराना है, बहुत ही ओल्ड कल्चर्स में से एक है और सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड रखते हैं, कोई डिसरिगार्ड नहीं रखते। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी रेस का आदमी हो, किसी भी प्लेस का आदमी हो, सबको वो इक्वली अडॉप्ट करते हैं। ये एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है और इसी की वजह से जो भी इंडिया में आता है वो इंडिया का होके रह जाता है। और इंडिया का कल्चर जो है वो कई चीज़ों का मिश्रण बन जाता है और यही इंडिया की खास बात है। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैन मेड डिज़ास्टर्स दोनों आए, लेकिन फिर भी इंडिया की प्रोग्रेस कंसिस्टेंटली होती चली गई। यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस जो थी उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया इंडिया की प्रोग्रेस के लिए और इंडिया के कल्चर ने भी कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे कोई भी आया, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और यही इसकी बहुत बड़ी खास बात है। ये देखिए, ये ग्लोब यानी कि वर्ल्ड का मैप है। अभी हम देख रहे हैं लोकेशन साइज़ एंड एरिया ऑफ इंडिया। तो ये ग्लोब में आपको इंडिया का मैप जो है वो दिख रहा है, वो वाइट कलर का है। ये देखिए, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये इंडिया का मैप है। ये ग्लोब में इंडिया की लोकेशन है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर देख रही है आप, 0 डिग्री, ये इक्वेटर है। और तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है इसके लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पर आप देखिए ये 0 डिग्री, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो बेसिकली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है और ये इसकी पोजीशन है दुनिया में। अभी हम इसके ये जो है ये इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है और इसके सबसे ऊपर जो कंट्रीज़ आती हैं वो आती हैं रशिया, फिर कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। तो ये इंडिया का, अभी हम आपको आगे भी बताते हैं कि ये देखिए इंडिया का जो अब इंडिया की जो सदर्न टिप है वो 8.4 डिग्री पर है। हालांकि जो एक्चुअल सदर्न टिप है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आती है, वो है इंदिरा पॉइंट, वो और भी नीचे है। लेकिन मेन लैंड इंडिया की सदर्न टिप जो है कन्याकुमारी, वो 8.4 डिग्री पर आती है। तो ये 8.4 डिग्री से लेके ऊपर में इंडिया जाता है 37.6 डिग्री तक। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका पड़ता है 3214 किलोमीटर्स का। अब ये हो गया आपका नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस। अभी वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस जो है, वेस्ट में अपना इंडिया का पॉइंट बनता है 68.7 डिग्री और ईस्ट में जाके ये मतलब वेस्ट में जो है ये गुजरात का पॉइंट है और ईस्ट में जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है 97.25 डिग्री।
तो ये आपका बनता है 2933 किलोमीटर्स, और इधर ऊपर जो ये 37.6 डिग्री है ये आपका बनता है लद्दाख का, और सबसे नीचे में ये आपका बनता है कन्याकुमारी का 8.4 डिग्री। और ये आपका इंडिया की लोकेशन बन गई। और ये इधर आप देखते हैं कि ईस्ट साइड में अरेबियन सी है इंडिया के, वेस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, बल्कि इस तरीके से देखा जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को रफली डिवाइड कर रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसके लेफ़्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में अरेबियन सी आता है, और राइट साइड यानी कि ईस्ट साइड पर बे ऑफ बंगाल आता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड्स हैं, वो भी इंडिया के ही हैं, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहलाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे नीचे में जाके आता है सदर्न टिप ऑफ इंडिया, जो एक्चुअल सदर्न टिप है इंदिरा पॉइंट। और यही चीज़ अगर हम इधर देखते हैं तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरेबियन सी में, और ये भी इंडिया के ही पार्ट है। और अभी हम और चीज़ें भी देख लेते हैं। इंडिया के चारों तरफ कौन कौन है। वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, फिर उसके ऊपर में अफ़गानिस्तान है, एंड देन तिब्बत आता है। तिब्बत अब नहीं रहा, अब तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हम चाइना भी कह सकते हैं उसको। और फिर नेपाल आता है, भूटान आता है, ये इधर बांग्लादेश आ गया, ये इधर म्यांमार आ गया। तो ये इंडिया के नियरेस्ट नेबर्स हैं। और मैरीटाइम बाउंड्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पर और नीचे अगर हम जाते हैं इस पॉइंट से तो मालदीव आइलैंड्स भी हैं। तो ये इंडिया के श्रीलंका और मालदीव्स जो है मैरीटाइम नेबर्स हैं, और बाकी के जो है वो लैंड नेबर्स हैं, इंडिया के लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया का एक्सपेंस अगर आप देखें तो नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, करीब 200-300 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन इतने बड़े एरिया में वो 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एंड यू कैन कंसिडर कि ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट में वो ऑलमोस्ट इक्वल ही पड़ता है। अभी इंडिया में जब इतना ज़्यादा ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो एक्सपेंस है, उसकी वजह से जो ईस्टर्न टिप है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से लेके वेस्टर्न टिप गुजरात में लेके 2 घंटे का टाइम स्पैन में फ़र्क पड़ता है। तो इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए जब ईस्ट में सुबह हो चुकी होती है, तब गुजरात में मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह हो चुकी होती है, तब गुजरात में अभी रात ही होती है। 2 घंटे का टाइम बैरियर है, 2 घंटा पीछे रहता है गुजरात अरुणाचल प्रदेश से। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया में ये स्टैंडर्ड टाइम की लाइन, यहाँ का टाइम जो है ये स्टैंडर्ड टाइम माना गया। ये आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड यहाँ पे डी मिस कर दिया है इन्होंने, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखना चाहिए था लेकिन डी मिस कर दिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कर दिया है। आप इसको कंसिडर करिए स्टैंडर्ड विद अ डी एट द एंड। ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। और ये जो मेरिडियन है ये आपका पड़ता है 82.3 डिग्री पे। इंडिया का एरिया जो है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और इधर ये सबसे नीचे में इंडियन ओशन आ जाता है। इधर टॉप पे जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया है, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन रेंज है। उसके नीचे में जाके आता है गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। उसके नीचे में अरेबियन सी की तरफ आते हैं वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं ईस्टर्न घाट्स, और फिर इधर नीचे यहाँ पे जहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में इधर पाक स्ट्रेट, और फिर उसके बाद में सदर्न मोस्ट टिप, और फिर इंडियन ओशन।
तो इंडिया का एरिया जो है वो मैंने आपको जैसे बताया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नंबर 1 पे आता है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राज़ील और फिर नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आपको मैंने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज तो ऑलरेडी बता दी हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो इंडिया और मतलब ऊपर में टॉप में हिमालयन रेंज में, क्योंकि बहुत ही हाई माउंटेन्स है, वहाँ पे जो भी कम्युनिटिंग होता है इंडिया और तिब्बत के बीच में या इंडिया और चाइना, क्योंकि तिब्बत अभी ऑक्यूपाइड है बाय चाइना, तो वो थ्रू द पासेस होता है, क्योंकि माउंटेन्स बहुत हाई है वहाँ पे। जहाँ पे पासेस हैं वहीं से आपस में एक दूसरे के पास जा सकते हैं। ये वाटरवेज और वो सब है, एयरवेज एंड वाटरवेज इंडिया के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर रूट जो है वो स्ट्रेट लाइन है और डॉटेड लाइन जो है वो सी रूट्स हैं। तो ये जो वाटरवेज हैं ये भी कम्युनिटिंग, ट्रेड, ये सब के लिए बहुत बढ़िया चैनल होता है। ये यहाँ पे इंडिया का सुएज़ कैनाल के साथ में लिंक दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से यूरोप और अमेरिका के लिए रूट बन जाता है इंडिया का। और ये सुएज़ कैनाल के थ्रू जब आप आते हैं तो इंडिया से होके इंडिया के चारों तरफ घूम के आपको ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में आपको जाना पड़ेगा। तो ये इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करता है वाटर वेज में। और ये इतना बड़ा लैंड मास है इंडिया का। इसके 3 तरफ समुद्र है, इधर अरेबियन सी है वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन। तो इतना बड़ा जो लैंड बाउंड सी कोस्ट बाउंड्री है इंडिया की, इसकी वजह से इंडियन ओशन का नाम, इस वाटर बॉडी का नाम इंडियन ओशन पड़ा इंडिया के नाम के ऊपर में ही। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के नियरेस्ट नेबर्स अगर साउथ की तरफ देखें इंडियन ओशन में तो वो श्रीलंका है इधर, और यहाँ पर मालदीव आइलैंड्स हैं। मालदीव आइलैंड्स नहीं दिखाए गए हैं इस मैप में, तो अभी फ़िलहाल और थोड़ा सा नीचे हैं वो मालदीव आइलैंड्स। जितने भी लोग इंडिया में आए, चाहे वो कॉन्क्वेस्ट करने के लिए आए हों, चाहे मुगल्स हों, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो सब अगर आप देखें, चाहे कॉलोनाइज़ करने के लिए आए ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, वो बहुत सारे लोग इंडिया में आके बस गए और उनको इंडिया वालों ने अडॉप्ट कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके विद रिलीजन, विद उनके कल्चर, सब चीज़ के साथ। तो इंडिया का कल्चरली इंडिया बहुत ही डाइवर्स होता गया। वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, हर टाइप की लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सब तरह की डाइवर्सिटी थी। और इन सब जो बाहर से लोग आए, इनके वजह से डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई। और इंडिया का चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हो, चाहे डिफरेंट लैंग्वेज के हों, सब लोगों को एक्सेप्ट कर रहा। तो इस तरीके से इंडिया वालों की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है दुनिया में। अगर हम रिकैप करें तो यहाँ पर ये आता है कि इंडिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है सिंस मैनी सेंचुरीज़। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो क्लास 9th का, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ को एलैबोरेट किया था कि इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट सेंटर था, ट्रेड, कॉमर्स, और कितना डेवलप था पहले से ही सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो वो चीज़ यहाँ पे वापस आती है कि उपनिषद्स में, रामायण में, ये सब चीज़ में, और हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छा ट्रेड होता था। पंचतंत्र के ज़माने में उसकी स्टोरीज़, थेरापेटिक मेथड्स, इंडिया के जो थेरापीज़ थे, जो मेडिसिनल मेथड्स थे, वो सब पूरी दुनिया में गए। इंडिया का न्यूमेरिकल फिगर्स, डेसिमल सिस्टम, ये सब भी पूरी दुनिया में गया। और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट, साउथ एशिया में इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन होल्ड करता है, और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होल्ड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी।
तो इंडिया का जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑन दी, जो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे अरेबियन सी में बहुत लंबी कोस्ट लाइन है और इधर बे ऑफ बंगाल में भी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। तो ये दोनों कोस्ट लाइन मिला के इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इस रीजन में, इस ओशन में, और उसी की वजह से यहाँ पर इसका नाम इंडियन ओशन पड़ता है। और इंडिया का इंटरनेशनल वाटरवेज़ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है। उसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सुएज़ कैनाल आती है। यहाँ पे आपको सुएज़ कैनाल नहीं दिखाई गई है, हाँ ये रही सुएज़ कैनाल, यहाँ से ये गई सुएज़ कैनाल। तो यहाँ से जब सुएज़ कैनाल खोली गई थी 1869 में, तो तब से अब तक अगर हम देखें तो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करने के लिए 7,000 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस कम हो गया था। 17,000 से 10,000 किलोमीटर्स रह गया था सुएज़ कैनाल के खोलने से। पहले जो था वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप से के अक्रॉस होके इंडिया तक आना पड़ता था, अब वो नहीं आना पड़ता है। और ये वाटर सुएज़ कैनाल के खुल जाने से जो ट्रेड रूट है, चाहे वो यूरोप से हो, यूरोप से लेके आपका साउथ एशिया या ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाला, वो सब ट्रेड रूट्स यहाँ से ही होके जाता है, इंडिया के ही इर्द गिर्द घूम के जाता है। अगर इंडिया से यूएसए या कनाडा जाना है तो वो भी यहीं से होके जाता है, थ्रू द सुएज़ कैनाल। आपको ऊपर पैसिफिक ओशन के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंसेस हैं कुछ। और विद तेलंगाना जो 29 स्टेट थी इंडिया की, वो सब चीज़ों को देखते हुए और साथ में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया को देखते हुए, जो इंडिया की अब 29 स्टेट्स हो गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इंडिया साउथ एशिया में। और इंडिया के नेबर्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पाकिस्तान, फिर ये छोटी सी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ भी शेयर होती है। उसके बाद में आ जाता है तिब्बत अभी ऑक्यूपाइड बाय चाइना है, तो चाइना हम कह देंगे इसको। फिर ये इधर नेपाल, फिर इधर भूटान के बाद में इधर म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश। मैरीटाइम नेबर्स में अगर हम कहें तो ये श्रीलंका, और इसके नीचे जो चीज़ नहीं दिख रही है आपको, वहाँ पे मालदीव्स। ये इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स हो गए। ये इंडिया का इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड पर। ये डिड वी मिस बांग्लादेश बाय द वे, तो ये बांग्लादेश है, ये भी इंडिया का नेबर है। और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न कोस्ट पर। और बे ऑफ बंगाल में सबसे सदर्न टिप इंडिया की जो आती है वो आती है इंदिरा पॉइंट जो है वो जब सुनामी आया था 2004 में, तब वो डूब गया था, और उसके साथ में और भी कुछ आइलैंड्स डूब गए थे। एंड आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि इंदिरा पॉइंट इज़ मिसिंग। और ये इस तरह, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इंदिरा पॉइंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर अरेबियन सी में देखें तो यहाँ पे ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये भी पार्ट ऑफ इंडिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हाँ ये आपके मालदीव्स हैं, ये मालदीव्स है। ये और श्रीलंका इंडिया का नियरेस्ट नेबर है। ये पार्क स्ट्रीट है, ये राम सेतु, आपने रामायण में ज़रूर पढ़ा होगा राम सेतु, तो ये पार्क स्ट्रीट भी कहलाता है और राम सेतु भी कहलाता है। ये इंडिया का जो है रामेश्वरम से श्रीलंका को ज्वाइन करता है पार्क स्ट्रीट। और जैसे हमने शुरू में आपको बताया था कि चैप्टर का नाम है लोकेशन, इंडिया का लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, पार्ट 1।
तो यहाँ पे अभी हमने अभी तक जो करा है वो इंडिया का लोकेशन कर लिया है। अब हम आते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ही हम होते हुए इसका फिजियोग्राफी पे चले जाएंगे। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे जब हम आते हैं तो हमको क्या दिखता है यहाँ पे, जो इंडिया की करंट फिजियोग्राफी है वो रिज़ल्ट है टेक्टोनिक और क्रस्टल मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और क्रस्ट पे होती हैं, अर्थ के क्रस्ट पे। तो टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा हम डीप में जाके समझेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और इसके दोनों तरीके के इफ़ेक्ट रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट भी रहता है और डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट भी रहता है इनकी टेक्टोनिक और क्रस्टल मूवमेंट से। तो वो हमको देखने के लिए अर्थ के इंटीरियर में जाना पड़ेगा, और अर्थ के इंटीरियर में जाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। अर्थ के इंटीरियर में जो रहता है कोर रहता है, आपको पता ही है। तो कोर बहुत ही ज़्यादा अंदर होता है, वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। और वो बहुत ही हाई टेम्परेचर क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोसेस चल रहे होते हैं अर्थ के कोर में, और जो रॉक्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में, इतनी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में सेमी लिक्विड रॉक्स बन जाती हैं। और ऐसी सेमी लिक्विड रॉक्स को हम कहते हैं एथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो ये एस्थेनोस्फीयर जो है, ये वर्ड आप ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो अर्थ के अंदर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कन्वेक्शनल करंट के वजह से वो ऊपर की लेयर्स में अर्थ की क्रस्ट तक आती है। और ये जो ऊपर की क्रस्ट तक जो आती है उसकी वजह से क्रस्ट जो है वो टूट जाता है पार्ट्स में, जो हीट ऊपर तक आई उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट जो है वो पार्ट्स में टूट जाती है। और ये टूटी हुई पार्ट्स को हम कहते हैं प्लेट्स, इसको हम कहते हैं लिथोस्फियरिक प्लेट्स, या फिर हम इसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये प्रमुख तौर पे अगर देखा जाए तो दुनिया में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 7वीं प्लेट जो है वो है एंटार्क्टिक प्लेट। ये आप मैप में इनकी लोकेशन देख सकते हैं, और ये इनकी मूवमेंट्स भी दिखा रहे हैं। ये अभी आपको मूवमेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ये हम बाद में बता देंगे, लेकिन जो हम डिटेल में जो पढ़ रहे हैं अभी वो ये वाली प्लेट है। ये मैप जो है ये काफ़ी एक्सपैंड करने से फट जाता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को कवर करती है, और ये नीचे एंटार्क्टिक प्लेट तक जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्लेट जो यहाँ पर आई है ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट होके आई है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये प्लेट की मूवमेंट्स जो हैं इनके बारे में हम ज़रा समझ लेते हैं ताकि हम आगे कुछ समझ पाए। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 2 प्लेट्स हैं। ये 2 प्लेट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। आपस में डाइवर्स जगह पे मूव कर रहे हैं तो इनको डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। यहाँ पर है कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट 2 प्लेट आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। एक प्लेट नीचे की तरफ बेंड कर जाता है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है। इससे माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी होता है, जो यहाँ पे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। कभी कभी कन्वर्जेंट प्लेट्स में जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि मूवमेंट एक प्लेट नीचे की तरफ होगी और दूसरी प्लेट उसके ऊपर में आएगी। कभी कभी ऐसा नहीं होता और दोनों की दोनों प्लेट ऊपर की तरफ ही चली जाती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। एक तीसरी तरह की मूवमेंट जो है प्लेट्स की वो इस तरीके की है
इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है ये डाइवर्जेंट प्लेट की डायरेक्शन से अलग है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ समझ लीजिए जा रहे हैं, आपस में पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल होके एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। ये 3 तरह की बेसिक मूवमेंट्स होती हैं प्लेट्स में, और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के बेसिस पे हम आगे देखते हैं क्या है चीज़। कभी कभी कन्वर्जेंट प्लेट्स में, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि मूवमेंट एक प्लेट नीचे की तरफ होगी और दूसरी प्लेट उसके ऊपर में आएगी। कभी कभी ऐसा नहीं होता और दोनों की दोनों प्लेट ऊपर की तरफ ही चली जाती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। एक तीसरी तरह की मूवमेंट जो है प्लेट्स की वो इस तरीके की है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है ये डाइवर्जेंट प्लेट की डायरेक्शन से अलग है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ समझ लीजिए जा रहे हैं, आपस में पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल होके एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। ये 3 तरह की बेसिक मूवमेंट्स होती हैं प्लेट्स में, और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के बेसिस पे हम आगे देखते हैं क्या है चीज़। जैसे हमने देखा ये 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। अब ये जैसे कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ, जब 2 प्लेट्स आपस में पास आती है तो कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, जब 2 प्लेट आपस में दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंस मूवमेंट होता है। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये सब प्रोसेस जब कॉन्टीन्यूस चलते हैं तो इससे फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, फोल्ड्स डेवलप होते हैं, माउंटेन्स भी डेवलप होते हैं। जब प्लेट्स, और ये प्लेट्स जो है इसका मूवमेंट एक दिन में इतना नहीं होता है, ये ओवर 1 मिलियन ईयर्स, 5 मिलियन ईयर्स, 10 मिलियन ईयर्स, बहुत लंबे पीरियड में ये मूवमेंट करते हैं। और इसी के वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जो आप प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो भी इसका नतीजा है, जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं वो भी इसका नतीजा है। डाइवर्जेंस से, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में डाइवर्जेंस होता है यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ पे। और जब वो ड्रिफ्टिंग प्लेट्स आपस में पास आते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, आपस में आके कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो इससे माउंटेन्स जैसी चीज़ बनती है। और ये जब ये अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं तो फिस्यूर्स क्रिएट होते हैं, ओशंस क्रिएट होते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो आपस में ड्रिफ्ट करके दूर भी जाते हैं, पास भी आते हैं, और ये कन्वर्जेंट प्लेट्स कहलाती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट्स जो होती हैं वो पास आने वाली, ये वाला मूवमेंट जो होता है वो वाली रहती है, जो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि कैसे ये सारा होता है। इंडिया का जो पार्ट है ये एंशिएंट तौर पे अगर देखा जाए तो इस लैंड मास को गोंडवाना लैंड कहते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गोंडवाना लैंड के बारे में। एक थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है, जिसके अनुसार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर ये वर्ल्ड का ये स्ट्रक्चर था जिसमें लॉरेशिया था, एक गोंडवाना लैंड था और बीच में इनके तेथिस सी था। तो यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड है ये कंप्राइज करता था साउथ अमेरिका। आप थोड़ा थोड़ा इसको देखिए, आपको पहचान में आ रहा होगा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत आपको पहचान में आ रहे होंगे गोंडवाना लैंड्स में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये ड्रिफ्ट करी ऊपर की तरफ, जो लॉरेशिया है उसकी तरफ ड्रिफ्ट करी, और ऊपर लॉरेशिया जो है अब आपको आज के दिन कहलाता है यूरेशिया प्लेट। तो उसकी तरफ जाके वो कन्वर्जेंट प्लेट, मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट हुई और ड्रिफ्ट करके ऊपर की तरफ गई, और दोनों प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपस में कोलाइड करे और
जहाँ पे तेथीस सी है, वहाँ पर हिमालयाज़, उनके कोलिजन से हिमालयाज़ बने। हिमालयाज़ आज के दिन भी ग्रोइंग माउंटेन्स कहलाते हैं, वो आज के दिन भी बड़े हो रहे हैं। तो ये समझा जाता है कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आज के दिन भी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है और यूरेशिया में जाके टकरा रही है, और वो अभी हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो आज के दिन भी ग्रो कर रहे हैं, ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक थ्योरी है। तो ये आपने देखा है कि कैसे हिमालयाज़ बने। हिमालयाज़ जो हैं वो यहाँ पे टॉप से अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक आपके चल रहे हैं अलोंग द इंडियन बॉर्डर। और उसके बाद में ये आता है प्लेन्स। यहाँ पर जो है एलुवियल सॉइल आके डिपॉजिट हुआ हिमालयन के फुट हिल्स के बाद में जाके। ये एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा ये सब नदियाँ भी बहती हैं, और ये गैंजेटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स कहलाता है। और इसके नीचे अगर हम आते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये प्लाटोज़ वगैरह थी। तो यहाँ पर ये टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे आप अभी अरेबियन सी देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर करके एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये प्लाटो जो थी वो डिसइंटीग्रेट कर गई और सबमर्ज कर गई, और इसी कारण से यहाँ पे अरेबियन सी बना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के साथ में कोस्टल एरिया के प्लेन्स हैं, और उधर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इस तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट्स के बाद में आते हैं कोस्टल एरिया जो अगेन एक प्लेन की तरह है, बीच में डेक्कन प्लाटो, ऊपर में आपके विंध्याचल रेंज, विंध्या रेंज, और फिर हिमालयन रेंज, और विंध्या रेंज के बीच में आते हैं आपके गैंजेटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और फिर हिमालयाज़। तो ये आपका इंडिया का फिजियोग्राफी आता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जिसका नाम था इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, आपके ये तीनों पार्ट्स जो थे, लोकेशन भी हमने आपको बता दिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बता दिया, और फिजियोग्राफी भी बता दी। तो जब ये तीनों इसके टर्म्स पूरे हुए तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। तो अभी आपकी बारी है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे को प्रोत्साहन देती है, इनकरेजमेंट देती है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप हमारे आगे भी वीडियोस देखोगे, आपको आगे भी अच्छे लगेंगे। तो until the next chapter, see you all, goodbye, best of luck.